हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो हमने जो कंपनी लॉ की सीरीज़ है उसको शुरू कर लिया था और इंट्रोडक्शन के पार्ट 3 पे आ चुके हैं, जिसमें हम कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील को डिस्कस कर चुके थे सेकंड पार्ट तक। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब हम डिस्कस करने वाले स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो, जो हमने पहले ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़े थे ये अकॉर्डिंग टू कोर्ट थे। ठीक है, ये कोर्ट के अकॉर्डिंग थे। अब ये हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ 12 टॉपिक्स है, 12 पॉइंट्स है, उसको हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है रिडक्शन इन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो, as per section 3A of Indian Companies Act 2013, when the number of members reduced below specified in public company minimum 7 members, in private company minimum 2 required, if business carried below required for more than 6 months, then existing member of company who are aware to this liable for payment debt because reduction इन नंबर्स ऑफ मेंबर्स आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम सच रिडक्शन। देखो, रिडक्शन इन मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो है आपका प्रोविज़न है, ये कहता है कि देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें इनकॉर्पोरेशन वाला जो पॉइंट था उस पर भी हमने देखा कि देखो, कंपनीज एक्ट 2013 ने एक लिमिट डिसाइड की है कि कंपनी में इतने मेंबर्स होने चाहिए। इस कंपनी में अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए 7 मेंबर रिक्वायर है। 7 मेंबर्स के बिना आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, अगर करते तो इलीगल कहलाएगी। और अगर आप प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं रखते हो तो अभी ये कंपनी क्या इलीगल कहलाती है। अगर आप देखो, आपको क्या करना है, आपको 7 और 2 ही लेके चलना है। ठीक है, प्राइवेट अगर आप पब्लिक कंपनी खोल लो तो 7 मेंबर होने चाहिए, अगर प्राइवेट खोलो तो 2 मेंबर रिक्वायर्ड है। अगर इनसे भी आप बिलो जाते हैं, ठीक है, इनसे भी कम करते हो तो अगर 6 महीने बाद क्या होगा, आपकी जो कंपनी है उसे बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट से एक ROC से एक नोटिस आ जाएगा कि आपने ये उल्लंघन किया है आपको, और जो भी इस पर लाइबल पाएगा उसको डेट पे करना पड़ेगा। जो भी पर्सन इसमें लाइबल पाएगा कि उसे वो अवेयर है इस चीज़ से, फिर भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर तो उसको लाइबल ठहराया जाएगा, उसको डेट पे करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी रिलेशनशिप। देखो, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी कंपनी को होल्ड करती है, किसी भी तरह कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, एक तरह से पेरेंट कंपनी कहते हैं इसे। ठीक है, ये होती है एक तरह से पेरेंट होती है जो अपने चाइल्ड कंपनी उसे चलाती है, या तो इसके पास 51% शेयर होल्डर्स होते हैं, या किसी भी तरह ये उस कंपनी से रिलेटेड होती है और उस पर इसका कंट्रोल रहता है। ठीक है, सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसपे होल्डिंग कंपनी होल्ड करके रखती है। ठीक है, अब सेक्शन के हिसाब से डेफिनेशन देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, a holding company is defined as in relation to one or more other company, यानी ये एक और अदर कंपनी के रिलेशन को दर्शाती है। अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी सब्सिडी कंपनीज, एक होती है होल्डिंग, दूसरी होती है सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडी कंपनी कंसीडर 2 डिफरेंट कंपनीज। ये दोनों क्या है, दोनों सेपरेट कंपनीज होती है, दोनों अलग होती है, बट जो होल्डिंग कंपनी होती है वो अपनी सब्सिडी कंपनी पे कंट्रोल करती है। ठीक है, एज अ पेरेंट, जैसे पेरेंट अपने बच्चों पे कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी पे होल्डिंग करती है, यानी उस पर कंट्रोल रखती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके इसमें कुछ गलत है या आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो तो वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी, ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर या इंस्पेक्टर बोलो। ठीक है, वो ये देखेंगे कि जो मेंबर है या जो ऑनर है वो ट्रू मेंबर है या नहीं इस फर्म का या इस कंपनी का। हु आर हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, सक्सेस और फेलर वेदर रियल और अपीयरेंट, यानी जो कंपनी को चलाने वाला बंदा है वो रियल है या डुप्लीकेट है, यानी उसकी आइडेंटिटी यूज़ की जा रही है। ठीक है, हु आर बीन कंट्रोल, कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या उससे पब्लिक पॉलिसी को कोई इन्फ्लुएंस हो रही है, उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है, वो भी यहाँ देखा जाएगा कि आप अगर कंपनी चला रहे हो तो उससे कोई पब्लिकली या कुछ आपके आस पड़ोस के उससे डिस्टर्ब ना हो। हु हैड बीन बेनिफिशियल इंटरेस्टेड इन शेयर्स, ये भी देखा जाएगा कि कौन से ऑनर से जो आपके कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड है। चौथा है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट करना चाहते हो, आप सोचो कि कोई फ्रॉड कर दो कंपनी में और आपका कुछ होगा नहीं, तो इस केस में आपका क्या होगा, वाइंडिंग अप कर दिया जाएगी आपकी कंपनी को, अगर आप कंपनी में कोई इलीगल काम करते हो या कोई भी फ्रॉड करते हो। It appears that any business of company has been carried on in intention to defraud creditors। अगर आप क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड करते हो यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल को क्या है आपको डिक्लेयर कर देगी, अगर उसे पता होगा फ्रॉडुलेंट मैनर के रूप में आपको काम करने के लिए। तो आपको क्या है, इसका क्या करना पड़ेगा, डेब्ट भी पूरा पे करना पड़ेगा, प्लस आपकी जो फर्म है आपकी कंपनी है उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा, यानी उसे बंद
कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कंपनी में पाया गया कि आप कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रहे हो बिजनेस में, तो आपकी कंपनी को क्या है, बंद कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है फेलर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी। देखो फेलर टू एप्लीकेशन का मनी का मतलब है, जैसे आपने शेयर इशू किया, ठीक है, आपने किए 10,000 शेयर इशू, ठीक है, आपके पास आ गई एप्लीकेशन 12,000 की, तो अब आपने क्या कर दिया, 10,000 को तो कंफर्मेशन दे दी कि भाई तुम्हें 10,000 को तो शेयर मिल गए। अब जो 2,000 बचे उनको आपने शेयर भी अलॉट नहीं किए, प्लस आपने उनकी एप्लीकेशन फ़ी भी, एप्लीकेशन जो मनी है वो वापस नहीं की। ठीक है, तो आप पे इस दौरान आप पे केस हो सकता है, इसलिए जो आपकी 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है वो आपको इसको लौटानी पड़ेगी। जिन जिन शेयर होल्डर से आई है, जो जो अप्लाई किया था, उनको आपको ये रिटर्न करनी पड़ेगी। सेक्शन 39 नो अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर। अगर आप किसी भी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करते हो, किसी भी पर्सन को कोई शेयर अलॉट नहीं करते हो, तो उसका पब्लिक सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, यानी जो भी उसने मिनिमम अमाउंट दिया होगा प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसने वो आपको अमाउंट दिया है, अगर आप उसे कोई भी शेयर अलॉट नहीं करते हो। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो, ठीक है, बता दे, डिक्लेयर कर देते हो कि इन पर्सन को इतने शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं की, तो आप 1,000 से लेके 1,00,000 तक का जो भी इसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको एवरीडे का, यानी हर दिन का 1,00,000 रुपये, जितने दिन आप करते हो। अगर मान लो आपने 2 महीने नहीं लौटाए, 60 दिन नहीं लौटाए, ठीक है, आप 60 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। यानी इनमें से जो भी 60,000 और 1,00,000 में से जो कम होगा वो आपको यहाँ पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ 60,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर लौटाते नहीं हो तो। मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई भी डिटेल गलत बता देते हो, कोई भी मिस स्टेटमेंट दे देते हो, कोई भी एवरेज किसी भी डायरेक्टर की, प्रमोटर की, या कोई भी एक्सपर्ट है जो इस पर इन्वॉल्व रहता है, आप उसकी जो है गलत दे देते हो इन्फॉर्मेशन, और उससे किसी और पर्सन को कोई लॉस होता है, तो वो लॉस जो है ना वो आपको बियर करना पड़ेगा। आपने क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसे इशू करने से पहले उसे देखा नहीं। अगर किसी पर्सन को उससे कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उससे आपको ही बियर करना पड़ेगा, यानी जो आपकी कंपनी है वो ही बियर करेगी, वो पर्सन दूसरा पर्सन नहीं करेगा। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंपनी का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना नाम में, ठीक है, छोटी सी भी मिस्टेक हुई, तो आप पे फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, इट्स ऑफ द आइडेंटिटी, यानी ये कंपनी का आइडेंटिटी दिखाती है। अगर आप कोई भी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन कंपनी का गलत लेते हो, ठीक है, द कंपनी नेम लेट्स द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसको अपना लीगली बाइंड करवाना पड़ेगा, यानी अपना जो लीगल नाम है वो बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले नेम रिक्वायर है प्रायर अप्रूवल, यानी अंडर सेक्शन 4 कहता है कि आपको पहले अपने नाम का अप्रूवल करवाना पड़ेगा। सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी कहता है, इफ एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी कलेक्ट बिल्स ऑफ साइंस, अगर आप कंपनी के बिहाफ पे कोई भी गलत पर्टिकुलर बिल्स बनाते हो, ठीक है, या साइन करते हो अपनी कंपनी के गलत नाम पे, या कोई भी गलत ऐसे करते हो, तो भी आप पे केस किया जा सकता है। इस पर केस लो दे रखा है, हैंडन वर्सेस एडलमैन। सिग्नेचर डायरेक्टर वर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर स्टेटिंग द कंपनीज नेम, क्योंकि इसकी कंपनी का नाम था LR एजेंसीज लिमिटेड, वाइल द ओरिजिनल नेम वॉज, बट इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, L&R एजेंसी लिमिटेड। इसने क्या दिखाया, किस बिल पे साइन करते जिसपे ये कंपनी का नाम था, बट जो इसकी ओरिजिनल कंपनी का नाम है वो ये है। देखो छोटी सी गड़बड़ है, खाली एंड नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको छोटी सी भी गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी जो कंपनी उसे बंद कर दिया जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप बिजनेस शुरू करने से पहले बनाते हो किसी पर्सन के साथ। प्रमोटर विल बी पर्सनली लायबल। प्रमोटर खुद पर्सनली लायबल होता है कि अगर वो बाद में इसको अडॉप्ट नहीं करता तो उसको बाद में इसको जिससे उसने प्री कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, अगर उसको कोई लॉस होता तो उसको प्रमोटर ही बियर करेगा। देखो फॉर एग्जांपल एक शूज़ बनाने वाली कंपनी खोल रहा कोई, ठीक है, आप एक शूज़ बनाने वाली कंपनी खोल लो, ठीक है, कोई भी ABC लिमिटेड खोल लो। फिर आप एक पर्सन के पास, अभी खोल ही नहीं आपने, आप सिर्फ अभी सोच रहे हो, फिर आप एक शूज़ के रॉ मटेरियल वाले के पास गए कि भाई मुझे इतने रॉ मटेरियल चाहिए, मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, जब मैं कंपनी खोलूंगा तो मैं आपसे इतना लूँगा। आपने उससे पहले बुकिंग दे दी, फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होने से पहले। फिर बाद में अगर आप मुकर जाते हो कि भाई मेरे को अब नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो प्रमोटर है, यानी जिसने उससे वादा किया था, वो ही लायबल है कि उसे वो पे करेगा। ठीक है, अल्ट्रा वायरस Acts. Every company is bound to perform in compliance of Memorandum of Association, Article of Association and Companies Act 2013. Any action done outside
परव्यू ऑफ आइदर स्टेबल अल्ट्रा वायरस और इम्प्रूव बियॉन्ड द लेजिस्लेचर स्कोप। ये हम पढ़ेंगे एमओए के अंदर, ठीक है, डीपली पढ़ने वाले एमओए के अंदर, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी है वो एमओए और एओए और एंड कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करके चलती है, उसके बियॉन्ड जाके यानी उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं करती है। अगर वो करती है तो उसे इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जैसे हेक्टर रिचेज वाले केस लो है वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखो, जो अल्ट्रा वायरस है उसका मतलब है कि अवेयर करना, यानी अगर आपको कंपनी के हिसाब से कंपनी से कोई भी लॉस होता है, ठीक है, तो उससे आपको किसी भी कस्टमर को बचाना, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट कहता है। इसको हम पढ़ेंगे एमओए के अंदर डीपली में। लायबिलिटी अंडर अदर स्टेटस, ठीक है, देयर आर मैनी प्रोविजंस। यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कंपनी लॉ के अंदर। वे आर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वर पर्सनली लायबल। किसी फॉल्ट के लिए जो डायरेक्टर्स है ना कंपनी के, वो खुद ही लायबल होते हैं, पर्सनली लायबल होता है। अगर ये फॉल्ट हुआ तो जो वो डायरेक्टर्स है उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है। दोज प्रोविजंस सम ऑफ दीज आर नॉट मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर। अगर आप कोई भी बुक्स अकाउंट्स ऑफ बुक्स में डिफॉल्ट कर लेते हो, डिफॉल्ट कर देते हो या आप मेंटेन नहीं करते, तो अभी इसके लिए डायरेक्टर ही लाइबल होते हैं, ठीक है। एनुअल इन होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, डिफॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर कुछ भी ऐसा देखो जो ये दे रखा, अगर आप इनमें से कुछ भी करने से भूल जाते हो या कोई भी डिफॉल्ट कर देते हो तो भी आप पर केस किया जा सकता है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया यानी सेबी। बिसाइड दिस डायरेक्टर में बी लायबल अंडर पॉल्यूशन एक्ट, पॉल्यूशन लॉ, ठीक है, सिक्योरिटी लॉस जैसे वेजेस एक्ट, ESI, EPF, ग्रेचुटी, कंपटीशन एक्ट, फॉरेन एक्शन, इन सब में क्या है ये लायबल माना जाता है अगर कोई भी ये फ्रॉड करता है तो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने टोटल 10 पॉइंट डिस्कस किए और इसमें से कौन कौन से कोई पॉइंट रह गया आई थिंक हमने देख लेते हैं। रिडक्शन वाला डिस्कस कर लिया, होल्डिंग डिस्कस कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, डायरेक्टर्स ये वाला नहीं किया है, ठीक है। डायरेक्टर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि डायरेक्टर की जो लायबिलिटी कंपनी के लिए अनलिमिटेड होती है। इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी ये भी नहीं किया, ये कर लिए, ये कर लिए और बाकी सारे कर लिए, खाली ये 2 पॉइंट नहीं थे, ठीक है। इसमें आई थिंक नोट्स बनाने में कुछ हुआ होगा तो ये पॉइंट नहीं आया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी यानी जो भी कंपनी के काम है उन पर इन्वेस्टिगेट करना, उन पर एक ऑफिसर लगाना इन्वेस्टिगेशन के लिए कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, ठीक है। और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये तो हमारे कुछ 10 से 12 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस कर ली इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो आपके HRM की ये सीरीज है वो भी जल्दी शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।